गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिराइव किए थे और उस डेरिवेशन में के निकालने का फॉर्मूला आया था 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, और यही फॉर्मूला टाइम निकालने के लिए भी था। अगर टी निकालना था तो फिर t को यहां और k को यहां करते थे। फॉर्मूला आया था 2.303 बाई के लॉग a बाई a माइनस एक्स। बताए थे कि अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर में आएगा कि डिराइव काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू कैलकुलेट k एंड t। लेकिन अगर क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा तो आपको इसी में क्वेश्चन ऐड किया हुआ रहेगा कि व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन और डिराइव हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हाफ लाइफ वाला काम आज हम लोग को करना था। सबसे पहले तो लिखेंगे कि हाफ लाइफ होता क्या है। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, जिसको T1/2 भी लिखते हैं, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन को। कोई रिएक्शन को आधा अगर खत्म हो जाना है तो किसी रिएक्शन को आधा खत्म होने में जो समय लगता है उस समय को हम लोग हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो लिख रहे हैं इट इज डिफाइंड एज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट It is defined as time required to complete half of the reaction। कोई भी रिएक्शन है, अगर उस रिएक्शन को अगर आधा खत्म हो जाना है तो आधा खत्म होने में जितना समय लगेगा उस समय को हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन कहेंगे। आप इसको ऐसे समझिए कि रिएक्शन हम लोग का था कंसीडर्ड अ रिएक्शन ए से प्रोडक्ट बनना। ये हम लोग रिएक्शन माने थे जब काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को डिराइव कर रहे थे। तो टाइम 0 जब था, मतलब समय स्टार्ट नहीं हुआ था, तो इसके इनिशियल कंसंट्रेशन को हम लोग ए लिए थे। टाइम 0 है, ये ए लिए, मतलब रिएक्शन शुरुआत करने के लिए इतना अमाउंट लिया गया। समय कुछ बीता तो ये घटा था, क्योंकि जब तक रिएक्टेंट घटेगा नहीं तब तक प्रोडक्ट बनेगा नहीं, तो इसको कुछ एक्स अमाउंट घटाए थे। लेकिन अगर टाइम टी नहीं बीते, टाइम अगर टी हाफ बीत जाए, टी हाफ कहने का मतलब है कि रिएक्शन का हाफ लाइफ खत्म हो गया, रिएक्शन आधा हो गया, रिएक्शन आधा कंप्लीट हो गया। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट आप जितना लिए थे उसमें से आधा रिएक्टेंट खत्म हो गया। बात समझिएगा। अगर टाइम 0 है तो लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ए, टाइम कुछ बीत गया तो कंसंट्रेशन कुछ घट गया। यहाँ x इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ ये टाइम पता नहीं कि टाइम कितना बीता, 5 सेकंड बीता कि 10 सेकंड बीता कि 20 सेकंड बीता कि 40 सेकंड बीता। जिस हिसाब से टाइम बीतेगा उस हिसाब से कंसंट्रेशन इसका घटेगा। लेकिन अगर टाइम हाफ लाइफ बीत जाए, रिएक्शन में जो समय है वो हाफ लाइफ हो जाए, आधा रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, तो आधा रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब है कि रिएक्टेंट आप अगर लिए हैं 5 ग्राम तो ये 2.5 ग्राम बच जाएगा। तो 2.5 ग्राम कब बचेगा? अगर 5 में से घट जाएगा 5/2, मतलब जितना रिएक्टेंट लिए हैं उस रिएक्टेंट का आधा खत्म हो जाएगा, a माइनस a/2 हो जाएगा। अब आप ये सोचिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टाइम निकालने का फॉर्मूला तो है हमारे पास 2.303 बाई के लॉग a बाई a माइनस एक्स। यहां पर ये दिमाग में रखिए कि टाइम यहाँ t है, इसीलिए कंसंट्रेशन a माइनस एक्स है। कहने का मतलब कि टाइम अगर t बीता है तो कंसंट्रेशन देखिए a माइनस एक्स है, ये t है तो a माइनस एक्स है। अगर यहां पर इस t को t हाफ कर दें, यहां ये जो t है अगर इसको t हाफ कर दें तो ये जो a माइनस एक्स है इसके जगह पे लिखना होगा a माइनस a/2। 2.303 बाई के लॉग a बाई
a माइनस a बाई 2। दिमाग में रखें फिर से, टाइम अगर t बीता है t, तब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है a माइनस एक्स। देखिए हम जहां उंगली रख रहे हैं उसको ध्यान से देखिए कि टाइम अगर t बीता है, यहां देखिए t, तब रिएक्टेंट है a माइनस एक्स। अगर टाइम को हम लोग कर दें t1 बाई 2, तो a माइनस एक्स के जगह पे लिखना होगा a माइनस a बाई 2। तो ये जो a माइनस एक्स है उसके जगह पे लिखे हैं a माइनस a बाई 2। अब t1 बाई 2 इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग a बाई, अगर a में से a का हाफ अगर घटा देंगे तो a का हाफ बचेगा, a बाई 2 बचेगा। तो यहां नीचे लिखना है हमको a बाई 2, a लिखें, अब बाई 2 तो ऊपर चला जाएगा 2, ये a से a कैंसिल हो गया। अब अगर इसको आगे बढ़ाएं तो t हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के, और ये बच गया log 2। log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। किसी को अगर log देखने में अगर प्रॉब्लम हो तो log कैसे देखा जाता है, एंटी लॉग कैसे देखा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया गया है, तो वहां के लेक्चर को आपको दोबारा देखना होगा। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो t हाफ इज इक्वल्स टू आएगा 0.693 बाई के। तो ये हाफ लाइफ निकालने का फॉर्मूला हो गया, और ये फॉर्मूला कब लगाना है, अगर रिएक्शन का ऑर्डर 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये फॉर्मूला लगाना है। तो ये जो 2 नंबर का और क्वेश्चन ऐड करेगा कि व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, डिराइव फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग हाफ लाइफ इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये आपको इतना और इसमें ऐड करना होगा आंसर में। ये तो फॉर्मूला का डेरिवेशन हुआ। अब हम लोग को आज जितना अभी तक पढ़े हैं उस पे हम लोग को प्रॉब्लम करना था। देखिए अभी आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, और ऐसा सवाल करवाने जा रहे हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सबसे पहले करवाने जा रहे हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11। अभी आपको बताने जा रहे हैं इन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 वाले क्वेश्चन में एक रिएक्शन दिया हुआ है 2A प्लस B C प्लस D, एक ऐसे रिएक्शन दिया हुआ है। उसके बाद आपको 4 एक्सपेरिमेंट का डेटा दिया हुआ है। एक टेबल बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3, एक्सपेरिमेंट 4। उसके बाद दिया हुआ है कंसंट्रेशन A का, और कंसंट्रेशन दिया हुआ है मोल पर लीटर में, दिया हुआ है 0.1, 0.3, 0.3, 0.4। फिर दिया हुआ है कंसंट्रेशन B का, और ये भी दिया हुआ है मोल पर लीटर में 0.1, 0.2, 0.4, 0.1। इसके बाद दिया हुआ है रिएक्शन का रेट,
और रेट दिया हुआ है मोल पर लीटर पर मिनट में। ये दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू द पावर -3, ये दिया हुआ है 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2, ये दिया हुआ है 2.88 इंटू 10 टू द पावर -1 और दिया हुआ है 2.40 इंटू 10 टू द पावर -2। ये 4 एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको दिया हुआ है। आपको ये डेटा देख के लिखना है रेट लॉ एक्सप्रेशन, डिटरमाइन रेट लॉ। आपको रेट लॉ लिखना है। उसके बाद रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी बताना है। यही क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन को एक बार समझा दें। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी लड़का या कोई भी इंसान ये एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में कोई एक बच्चा क्या किया कि ए को लिया इतना 0.1 मोल पर लीटर, बी को भी लिया 0.1 मोल पर लीटर, तो वो देखा कि रिएक्शन का स्पीड इतना मोल पर लीटर पर मिनट था। फिर वो क्या किया कि ए को कर दिया 0.3 मोल पर लीटर, बी को कर दिया 0.2 मोल पर लीटर, तो रेट उसको इतना दिखा। फिर इतना ए को किया, बी को इतना किया तो रेट इतना दिखा, ए को इतना किया, बी को इतना किया तो रेट इतना दिखा। आपको इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के आधार पे रेट लॉ लिखना है और उसके बाद रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। अब जैसे मेरा बात सुनिए, जब हम लोग रेट लॉ पढ़ते थे, रेट लॉ, तो ये आपको एक डेफिनेशन लिखवाया गया था कि रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन बाय विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट है ए और बी, तो ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन। फिर था विथ रेज्ड टू सम पावर, जिसके ऊपर कुछ पावर भी है, और ये जो पावर है इसका वैल्यू एक्सपेरिमेंट से आता है। जब रेट लॉ पढ़ाए थे तो बताए थे कि रेट लॉ एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें रिएक्शन का रेट दिया है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में, जिसके ऊपर कुछ पावर होता है, पावर का वैल्यू एक्सपेरिमेंट से आता है। तो ये एक्सपेरिमेंट दे दिया है आपको। इसी एक्सपेरिमेंट की मदद से इसका पावर का वैल्यू लेके आना है कि इसका पावर क्या होगा। करना क्या चाहिए, पहले लिख देना चाहिए रेट बराबर के जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन लिख देना चाहिए और उसके ऊपर एक्स और वाई लिख देना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए कि देखना चाहिए कि टोटल कितना एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। तो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है 4, तो आपको 4 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अगर 3 एक्सपेरिमेंट देता तो 3 इक्वेशन बनता, 4 एक्सपेरिमेंट दे रहा है तो 4 इक्वेशन बनेगा। कैसे बनेगा, लिखा हुआ है रेट, तो पहला एक्सपेरिमेंट में आप देखिए कि रेट कितना लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है 6 इंटू 10 टू द पावर -3, ये है पहला एक्सपेरिमेंट का रेट। उसके बाद बराबर का साइन है, लिखा हुआ है के, तो लिखेंगे के। ए का कंसंट्रेशन, तो पहले एक्सपेरिमेंट में ए का कंसंट्रेशन देखिए कितना है 0.1, तो 0.1 का पावर x लिख देंगे। फिर दिया हुआ है बी का कंसंट्रेशन, तो बी का कंसंट्रेशन भी 0.1 है, तो इसको भी लिखकर और इसका पावर 1 लिख देंगे, सॉरी y लिख देंगे, y लिखा हुआ। तो ये हो गया पहला इक्वेशन, पहले एक्सपेरिमेंट से पहला इक्वेशन, दूसरे एक्सपेरिमेंट से दूसरा इक्वेशन, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा। दूसरे से दूसरा का आपको रेट दिया हुआ है 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू के। ए दिया हुआ है 0.3 का पावर x, बी दिया हुआ है 0.2 का पावर y। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। थर्ड 2.88 इंटू 10 टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू के, 0.3 का पावर x, 0.4 का पावर y। ये हो गया इक्वेशन 3। 2.40 इंटू 10 का पावर -2 इज इक्वल्स टू के, 0.4 का पावर x, 0.1 का पावर y। 4 आपको इक्वेशन बना लिए, 4 एक्सपेरिमेंट दिया हुआ था उससे। अब आपको x का वैल्यू निकालना है, आपको y का वैल्यू निकालना है। जिसका आपको मन करे पहले आप निकालिए।
लेकिन आपको जिसका भी मन कर रहा है आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि आप किसका वैल्यू निकालने जा रहे हैं। जैसे हम लिख रहे हैं सॉल्विंग फॉर x, हम सबसे पहले x का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो अगर x का वैल्यू निकालना है तो आपको ऐसे दो इक्वेशन को डिवाइड करना होगा जिसको डिवाइड करने पर y वाला वैल्यू कट जाए। अब देखिए ये जो वैल्यू है यही सेम वैल्यू यहाँ है y में, दोनों सेम वैल्यू है। अगर इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें तो y वाला वैल्यू कट जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड करना होगा, पहला को और चौथा को डिवाइड करना होगा। अब किसको ऊपर लिखें किसको नीचे लिखें, 1 डिवाइडेड बाई 4 लिखें कि 4 डिवाइडेड बाई 1 लिखें, तो आपको कंसंट्रेशन टर्म में देखना होगा कि किसका x वाला वैल्यू ज्यादा है। इसका है 0.1 और इसका है 0.4, ये वाला वैल्यू ज्यादा है तो इसको ऊपर रखेंगे और इसको नीचे रखेंगे। तो लिख दे रहे हैं 4 डिवाइडेड बाई 1, लिख दे रहे हैं 4 डिवाइडेड बाई 1। अब 4 का रेट ये है और 1 का रेट ये है, तो पहले तो LHS का रेशियो लेंगे। कोशिश ये करेंगे कि 10 का पावर दोनों का सेम कर दें। जैसे ये -3 है तो इसको भी -3 कर देना है। तो अगर इसको -3 करेंगे तो यहां लिखाएगा 24 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 टू द पावर -3। ऊपर में चौथा वाला का लिखना है तो चौथा वाला ऊपर लिखना है k 0.4 का पावर x, 0.1 का पावर y, और नीचे लिख रहे हैं 1 का, तो k 0.1 का पावर x और 0.1 का पावर y। अब हमको काटना है जो कॉमन टर्म है, जैसे 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 कैंसिल, k और k कैंसिल, 0.1 का पावर y, 0.1 का पावर y कैंसिल। अब ये 24 डिवाइडेड बाई 6 तो ये आएगा 4। 0.4 को अगर 0.1 से अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 और उसका पावर होगा x। अब आप ये सोचिए कि x का वैल्यू यहाँ क्या रख दें कि 4 हो जाए, तो x का वैल्यू 1 रखिएगा तो वैल्यू आएगा 4। 4 टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 4, तो x का वैल्यू हो गया यहाँ 1। अब इसी तरीके से आपको y का वैल्यू सॉल्व करना होगा, सॉल्विंग फॉर y। y अगर सॉल्व करना है तो ऐसे दो इक्वेशन को डिवाइड करना होगा जिसको डिवाइड करने पर x वाला वैल्यू कट जाए। अब अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू सेम है, ये कट जाएगा। अब किसको ऊपर रखें, तो कंसंट्रेशन इसका ज्यादा है y वाला, इसका कंसंट्रेशन कम है, तो इसको ऊपर रखेंगे इसको नीचे रखेंगे। तो लिख दे रहे हैं 3 को ऊपर रख रहे हैं और 2 को नीचे रख रहे हैं। अब पहले तो LHS का रेशियो लेना होगा, दोनों का 10 टू द पावर को सेम करना है। ये 10 टू द पावर -2 है, ये 10 टू द पावर -1 है, इसको अगर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 28.8 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2। थर्ड वाले को ऊपर रख रहे हैं हम, k 0.3 का पावर है, 0.4 का पावर y, और 2 वाले को नीचे रख रहे हैं k 0.3 का पावर x, 0.2 का पावर y। k से k कैंसिल, 10 टू द पावर -2 से 10 टू द पावर -2 कैंसिल, ये कट जाएगा 4 बार में, और ये तो कैंसिल ही हो गया, ये कट जाएगा 2 बार में, 2 का पावर हो गया y। अब सोचिए कि 2 का पावर कितना रखें कि 4 हो जाए, तो y का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 2। अब आप देख रहे हैं कि x का भी वैल्यू आ गया, y का भी वैल्यू आ गया। तो आपसे पूछ रहा था कि डिटरमाइन रेट लॉ, तो रेट लॉ हो गया रेट बराबर k, a का पावर x और b का पावर y। तो x हमारा 1 आया था और y हमारा 2 आया था, तो एक के ऊपर 1 लिख दिए और b के ऊपर 2 लिख दिए। यहां पर देखिए a के आगे 2 है, लेकिन a के ऊपर देख लीजिए पावर 2 नहीं आया है, क्योंकि हम ये बताए हैं कि ये जो यहां पर पावर है ये कोफिशिएंट के बराबर हो
भी सकता है, कोफिशिएंट के बराबर नहीं भी हो सकता है। तो ये इतना अभी रेट लॉ बना। अब इसी में आपको बताना है कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू बताइए, रेट कांस्टेंट का। अब अगर रेट कांस्टेंट अगर मान लीजिए निकालना है, इसको थोड़ा हम यहां पे रब कर रहे हैं, अभी वैल्यू आ गया। तो आपसे पूछ रहा था कि डिटरमाइन रेट लॉ, तो रेट लॉ हो गया रेट बराबर के ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई। तो एक्स हमारा 1 आया था और वाई हमारा 2 आया था, तो ए के ऊपर 1 लिख दिए और बी के ऊपर 2 लिख दिए। यहां पर देखिए ए के आगे 2 है, लेकिन ए के ऊपर देख लीजिए पावर 2 नहीं आया है, क्योंकि हम ये बताए हैं कि ये जो यहाँ पर पावर है ये कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है, कोफिशिएंट के बराबर नहीं भी हो सकता है। तो ये इतना अभी रेट लॉ बना। अब इसी में आपको बताना है कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू बताइए, रेट कांस्टेंट का। अब अगर रेट कांस्टेंट अगर मान लीजिए निकालना है, इसको थोड़ा हम यहाँ पे रब कर रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, जगह कम है इसलिए। अब देखिए अगर k निकालना है तो k इक्वल टू होगा रेट डिवाइडेड बाई a टू द पावर 1 b टू द पावर 2, ये होगा। अगर आपको k निकालना है तो k बराबर होगा रेट, और ये चीज नीचे चला जाएगा, a का पावर 1 और b का पावर 2। अब रेट तो आपके पास 4 है, ए भी आपके पास 4 है, बी भी आपके पास 4 है। तो ऐसा कभी भी अगर हो तो हमेशा एक्सपेरिमेंट 1 के साथ जाइएगा, कैलकुलेशन सिंपल होगा। तो एक्सपेरिमेंट 1 से आप रेट को फिल कर दें। रेट लिखा हुआ है 6 इंटू 10 टू द पावर -3, ए हो गया 0.1 का पावर 1 और बी हो गया 0.1 का पावर 2। तो ये 10 का पावर -3 और ये 10 का पावर -3 कैंसिल हो जाएगा, तो k का वैल्यू आ गया 6। अब k का अपना यूनिट होता है, यूनिट लिखने का तरीका होता है मोल पर लीटर 1 माइनस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये पावर का जोड़, तो पावर का जोड़ है 3, तो लिख देंगे 3 इंटू पर टाइम। टाइम अगर मिनट में दिया हुआ है क्वेश्चन में तो यहां लिख देंगे पर मिनट। अब ये 1 में से 3 अगर जाएगा तो -2 होगा, तो हो गया k का वैल्यू 6, मोल का पावर -2, ये -1 और -2 अगर गुना करेंगे तो +2 आएगा, तो लीटर का पावर 2 पर मिनट। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये क्वेश्चन NCERT का 11 नंबर सवाल है। अब इसके बाद अब हम लोग अगला सवाल बनाने जा रहे हैं। देखिए इसी से एक मिलता जुलता सवाल है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट पैटर्न, थोड़ा अलग है उस क्वेश्चन का। वो क्वेश्चन है NCERT का नंबर 12। इस क्वेश्चन में क्या करना है बताते हैं। इस क्वेश्चन में है क्या कि कह रहा है कि एक रिएक्शन है, हम क्वेश्चन को वर्ड में पढ़ रहे हैं और उसको थोड़ा सा यहाँ पे हम वर्ड में लिख नहीं रहे हैं, उसका मतलब सीधे यहाँ लिख रहे हैं।
क्वेश्चन लिखा हुआ है रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, मतलब रिएक्टेंट है ए और बी, तो रेट बराबर के, कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी लिख दिया। यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देखिएगा एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 12 कि रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, मतलब कि रेट बराबर के, रिएक्टेंट है ए रिएक्टेंट है बी, इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, एंड जीरो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी के ऊपर पावर जीरो है। क्वेश्चन में है कि रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी। ये आपको पावर पहले ही दे दिया है इस क्वेश्चन में। इसके पहले वाले क्वेश्चन में एनसीईआरटी के 11 नंबर वाले सवाल में आपको पावर कितना होगा वही कैलकुलेट करना था, लेकिन इसमें वो बात नहीं, इसमें पावर आपको पहले ही दे दिया है। इसमें भी टेबल दिया है, एक्सपेरिमेंटल टेबल दिया है, लेकिन टेबल कहीं कहीं खाली है, आपको इसके मदद से टेबल को भरना है। टेबल क्या है? एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4, कंसंट्रेशन है ए का मोल पर लीटर में, कंसंट्रेशन है बी का मोल पर लीटर में, और रेट है मोल पर लीटर पर मिनट में। रेट है मोल पर लीटर पर मिनट में। आपको ए दिया हुआ है 0.1, बी दिया हुआ है 0.1 और ये दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻²। पहला एक्सपेरिमेंट में सब कुछ दिया हुआ है, सेकंड एक्सपेरिमेंट में यहां खाली जगह है, आपको भरना है, ये खाली है, और ये दिया हुआ है 0.2, ये दिया हुआ है 4 × 10⁻²। थर्ड वाले में 0.4 0.4 और इधर खाली है, ये आपको भरना है। फोर्थ वाले में ये आपको भरना है, यहां 0.2 और ये है 2 × 10⁻²। ये छोटा सा क्वेश्चन है, बात फिर से सुन लें। इस क्वेश्चन में ए के ऊपर कितना पावर है क्वेश्चन में गिवन है, बी के ऊपर कितना पावर है क्वेश्चन में गिवन है, जो कि इस टेबल से आता है, इस एक्सपेरिमेंट से आता है पावर, तो पावर आपको पहले दे दिया है, लेकिन टेबल में कहीं कहीं मिसिंग है जगह, उन जगहों को आपको, खाली जगहों को आपको भरना है। अब ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए करना क्या चाहिए? पहले उस एक्सपेरिमेंट का सहारा लेना चाहिए जिस एक्सपेरिमेंट में सब चीज भरा हुआ हो। जैसे ये सब चीज भरा हुआ है, तो पहले इस एक्सपेरिमेंट का सहारा लेना चाहिए। तो लिख रहे हैं इसमें कि फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1, पहले एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि पहले एक्सपेरिमेंट में सब चीज भरा हुआ है, तो पहले इस एक्सपेरिमेंट का हम लोग सहारा ले रहे हैं। इसमें हम लोग करेंगे क्या कि जैसे रेट लिखा हुआ है, तो पहले एक्सपेरिमेंट वाला रेट लिखेंगे 2 × 10⁻²। उसके बाद इक्वल के लिखा हुआ है, तो के तो हमको पता नहीं है, तो के को ऐसे ही छोड़ दिए के। उसके बाद है a⁻1। अब आप देखिए कि पहले एक्सपेरिमेंट में a कितना है, तो 0.1, तो इसको 0.1 लिख दिए। अब b⁻0, तो 0.1 का पावर 0। अब आप ये तो जानते होंगे कि कोई भी चीज का पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, तो ये अगर नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो पहले क्या किए कि उस एक्सपेरिमेंट को उठाएं जिसमें सब चीज दिया हुआ था, कोई भी चीज खाली नहीं था, पहले वो एक्सपेरिमेंट से सारे डेटा को भर दिए, तो आपको इस तरीके से के कैलकुलेट हो जाएगा। तो के कैलकुलेट कर लेंगे, 2 × 10⁻² डिवाइडेड बाई 0.1, तो ये हो जाएगा, ये 10⁻, इसको लिख सकते हैं -1, तो ये ऊपर जाएगा तो 10⁻ हो जाएगा +1,
तो ये 2 इंटू 10 टू द पावर -1 हो गया। ये k कैलकुलेट हो गया। सबसे पहले हम लोग k कैलकुलेट कर लिए एक्सपेरिमेंट 1 से, उस एक्सपेरिमेंट से जिसमें कि सब कुछ दिया हुआ था। अब हमको भरना है 2 में, हमको भरना है 3 में, हमको भरना है 4 में। तो अब यहां से भरना स्टार्ट कर रहे हैं। जिसमें भरना नहीं था, जिसमें सब कुछ भरा हुआ था, तो उसमें लिखे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1। इससे कुछ निकाल रहे हैं हम लोग, इससे निकाले k। अब हम लोग को 2 में भरना है तो लिखेंगे इन एक्सपेरिमेंट 2, इन एक्सपेरिमेंट 2, क्योंकि 2 में भरना है तो लिखना है इन एक्सपेरिमेंट 2। यहां फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2 नहीं लिखना है, यहां लिखना है इन एक्सपेरिमेंट 2। अब उसके बाद फिर से आपका ये एक्सप्रेशन है, रेट बराबर k a टू द पावर 1 b टू द पावर 0। इसको हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ b का पावर 0 है, मतलब 1 है। अगर कुछ और होता पावर तो इसको भी लिखते। अब देखिए रेट तो आपको दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर -2, k आप कैलकुलेट कर लिए हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -1, a आपको कैलकुलेट करना है तो a बराबर होएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -1, जिसको आप 0.2 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 0.2। अब इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट 3 और एक्सपेरिमेंट 4 भी आप भरिए। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको आगे बताते हैं कि आपको क्या भरना है। चलिए, अब इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट 3 और 4 आप पहले बनाने के बाद तब मिलाएंगे कि मेरे द्वारा कैसे बनाया गया। 3 में भी देखिए कि आपको कुछ भरना है तो लिखेंगे इन एक्सपेरिमेंट 3, इन एक्सपेरिमेंट 3। अब एक्सपेरिमेंट 3 में आपको कुछ भरना है, पहले तो लिखना है रेट। तो रेट तो आपको पता ही नहीं है, रेट तो आपको भरना ही है। इज इक्वल्स टू है k a टू द पावर 1, k है 2 इंटू 10 टू द पावर -1। देखिए हम लोग निकाले हैं k 2 इंटू 10 टू द पावर -1। और थर्ड एक्सपेरिमेंट में a है 0.4, तो a के जगह पे लिख देंगे 0.4। अब 0.4 को अगर 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0.8। इसको लिख सकते हैं 8.0 इंटू 10 टू द पावर -2, जो कि यहाँ पे आएगा 8.0 इंटू 10 टू द पावर -2। आप देखेंगे कि आप इसको सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट में और भरना है, चौथे नंबर में, तो लिखेंगे इन एक्सपेरिमेंट 4। एक्सपेरिमेंट 4 में आपको भरना है, पहले तो यही लिख देंगे रेट इज इक्वल्स टू k a टू द पावर 1। रेट है तो चौथे एक्सपेरिमेंट से रेट लेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर -2। k आप कैलकुलेट कर चुके हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -1। और a आपको देख लीजिए भरना है, a मिसिंग है तो a को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहां से a जब कैलकुलेट करेंगे आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2, 2 इंटू 10 टू द पावर -1, 2 कैंसिल, ये हो गया 10 टू द पावर -1, मतलब हो गया 0.1। तो यहाँ पे भराएगा 0.1। ये क्वेश्चन आपका 12 भी बन गया। आप देख रहे हैं कि जो हम लोग थ्योरी पढ़े हैं, जिस तरीके से हम लोग थ्योरी पढ़े हैं, उसी को हम लोग अभी अंजाम दे रहे हैं, वही हम लोग बना रहे हैं। थ्योरी में ये था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन का जो पावर है वो एक्सपेरिमेंट से आता है। तो आपको दिखाएं कि कैसे एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया रहेगा, आपको पावर निकालना होगा। और अगर मान लीजिए कि पावर आपको पहले ही दे दिया और एक्सपेरिमेंटल डेटा में कुछ डेटा मिसिंग है, तो किस तरीके से आप मिसिंग डेटा को कैलकुलेट कीजिएगा, वो बात बताएं। अब देखिए एक आसान भी सवाल है, जैसे NCERT में एकदम फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ये दिया हुआ है कि कैलकुलेट द half life of a first order reaction, calculate the half life of first order reaction
फ्रॉम their rate constant, from their rate constant given below। रेट कांस्टेंट है पहला 200 पर सेकंड, दूसरा 2 पर मिनट, तीसरा 4 पर ईयर। आपको बताए थे हम कि टाइम आपको सेकंड, मिनट, ईयर, डे, मंथ कुछ भी दे सकता है। अब सुनिए, आपको हाफ लाइफ निकालना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। बात समझिए, सबसे पहला बता रहे हैं, हाफ लाइफ निकालना है T1/2, ये निकालना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में निकालना है। रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट K होता है, ये वैल्यू दिया हुआ है 200 पर सेकंड। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ निकालने का फॉर्मूला है 0.693/K। तो हो जाएगा 0.693/K के जगह पे लिख देंगे 200 पर सेकंड। अब इसको 200 से डिवाइड करना है। अब 200 से डिवाइड करने पर कुछ भी आ जाए, ये जो पर सेकंड है, पर सेकंड ऊपर जाएगा, सेकंड में आंसर हो जाएगा। एकदम आसान फॉर्मूला पुटिंग है। यहां देखिए, हाफ लाइफ आपको निकालना है, K आपको दे दिया है 2 पर मिनट। अब देखिए, T हाफ निकालना है तो फॉर्मूला तो हो गया 0.693/K। अब 0.693 K का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 पर मिनट। किसी यूनिट को किसी यूनिट में चेंज नहीं करना है। यहां ध्यान देंगे, यहां यूनिट था पर सेकंड में, तो सेकंड में आंसर निकल गया। यहां यूनिट है पर मिनट में, इसको सिंपली 2 से डिवाइड कर देना है। जो भी 2 से डिवाइड करने पे आए, ये आंसर मिनट में ही छोड़ देंगे। ये नहीं कि यूनिट को बदलने लग जाएंगे। यहां देखें, यहां भी T हाफ निकालना है, K का वैल्यू दे दिया है 4 पर ईयर। फॉर्मूला होता है T हाफ का 0.693/K, 0.693/4 पर ईयर। फिर से बता दें कि यहां पे इस यूनिट को चेंज नहीं करना है, सिंपली इसको 4 से डिवाइड कर देना है, चाहे जो भी आ जाए। पर ईयर ऊपर जाएगा, ईयर में आंसर हो जाएगा। ये नॉर्मल फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था, NCERT का क्वेश्चन नंबर 13। एक सवाल आपको और बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा। NCERT का क्वेश्चन नंबर वो 18 है और एग्जाम में अक्सर आते रहता है वो सवाल। देखिए 18 नंबर सवाल है, for a first order reaction, for a first order reaction, so that time required for 99% completion is twice the time required for completion of 90% ऑफ रिएक्शन। ये क्वेश्चन एकदम साधारण सा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर रिएक्शन का ऑर्डर 1 है, अगर रिएक्शन का ऑर्डर 1 है
वाले रिएक्शन में आपको ये दिखाना है कि 99% रिएक्शन खत्म होने में जो समय लगता है वो दोगुना समय लगता है जितना कि 90% को खत्म होने में लगता है। कहने का मेरा मतलब है कि अगर कोई रिएक्शन 90% खत्म हो जा रहा है 2 मिनट में, तो 99% खत्म होगा 4 मिनट में। अगर आपका कोई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है और वो 90% कंप्लीट हो जा रहा है 5 मिनट में, तो 99% कंप्लीट होगा 10 मिनट में। मतलब जितना समय में 90% कंप्लीट हो रहा है उसके दोगुना समय में 99% कंप्लीट होगा। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? तो सिंपली अगर टाइम से रिलेटेड सवाल है, टाइम से, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टाइम निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि T इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग A बाई A माइनस एक्स। यहां पे इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि शुरुआत में कंसंट्रेशन A है, लेकिन जब समय T बीत गया तो कंसंट्रेशन घट के इतना हो गया। तो क्वेश्चन में है एक 99% रिलेशन का लेना है, मतलब रिएक्शन 99% खत्म हो गया उसका रिलेशन लेना है, और रिएक्शन 90% खत्म हो गया एक उसका रिलेशन लेना है। तो अगर मान लीजिए कि हम ले T 90% का रिलेशन, कि रिएक्शन 90% खत्म हो गया, उस समय का अगर टाइम ले रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? 2.303 बाई के लॉग शुरुआती कंसंट्रेशन अगर मान लीजिए 100, तो रिएक्शन अगर 90% खत्म हो गया तो 100 माइनस 90 करना होगा। कि शुरुआत में है 100 इनिशियल कंसंट्रेशन, टाइम अगर 90% बीत चुका है, मतलब रिएक्शन अगर 90% खत्म हो गया है, तो 100 में से 90 यहां घटाना होगा। इसी को आगे बढ़ाएंगे। T 90% इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग 100 बाई 10। अब इसको काट देंगे तो 10 बार में, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, तो T 90% इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के, क्योंकि ये log 10 हो गया, log 10 का वैल्यू 1 होता है। इसको यहीं पर छोड़ देंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे? इसी तरीके से का रिलेशन लिखेंगे, तो लिखेंगे 2.303 बाई के लॉग शुरुआती कंसंट्रेशन लिखेंगे 100, अगर रिएक्शन 99% खत्म हो गया है तो लिखेंगे 100 माइनस 99। T 99% इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग 100 बाई 1। 100 में से 99 गया 1, लॉग 100 का वैल्यू 2 आता है, तो लिखेंगे T 99% इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के, लॉग 100 की जगह पे 2 लिख देंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। एक हो गया इक्वेशन 1, एक हो गया इक्वेशन 2। अब आप इन दोनों का रेशियो ले लें, या तो 1/2 कर लें या तो 2/1 कर लें। तो T 90%, T 99%, 90% में लिख रहे हैं 2.303 बाई के, 99% में लिखेंगे 2.303 इंटू 2 डिवाइडेड बाई के से के कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो T 99% इज इक्वल्स टू 2 इंटू T 90%। यही आपको शो करना था कि रिएक्शन को 99% अगर खत्म होना है तो दुगना समय लगेगा जितना कि 90% को खत्म होने में लगेगा। तो ये हम लोग जितना सवाल किए उतना क्वेश्चन आपको घर पे अपने से भी 1-2 दफा बना लेना है। अगले क्लास में हम लोग इससे आगे का सवाल करेंगे। ठीक है, एनफ फॉर द डे।